आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। मुस्लिम ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिले पर आयत पाबंदी के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की उस पॉलिसी के हक में फैसला दिया है जिसके तहत कई मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमेरिका पर दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी और इस फैसले के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरे भी शुरू हो गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच ने ईरान, लीबिया, यमन, शाम और सोमालिया के साथ साथ शुमाली कोरिया और वेनेजुएला के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर आयत पाबंदी के हक में फैसला दिया है। बेंच के 5 जज ने हक में जबकि 4 ने मुखालफत में फैसला दिया। अमेरिका का कहना है कि 7 ममालिक उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते जिनके बुनियाद पर अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी जाती है। वाज़ेह हो कि निचली अदालतों ने इस पाबंदी को गैर आईनी करार दिया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने अक्सरियती फैसला देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। समाअत के दौरान बेंच के सामने ये सवाल ज़ेरे बहस था कि आया सदर ट्रंप ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है और क्या ये फैसला मजहबी आज़ादी के खिलाफ तो नहीं है। अदालत का मानना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सदर के पास इस पॉलिसी को नाफिज करने का पूरा हक है। मुस्लिम तंजीमों ने इस फैसले पर सख्त एहतजाज किया है। उनका कहना है कि कौमी सलामती के नाम पर मुसलमानों के साथ मजहबी तफरीक की जा रही है। This is a devastating decision for thousands of people in the United States and abroad whose lives have been, upended by this ban. How this all started in January of 2017 with people turning out by the thousands with no notice to the airports to stand up and to say, this is not us, this is not America, this is not what we will stand for. And, to remember that our voices still matter. We still have representatives to call on to do the right thing. And that we can, in the end, defeat this ban. ये फैसला उस वक्त आया है जब मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए 2000 से ज़ायद बच्चों को उनके वालिदैन से अलग कर दिया गया है। बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखे जाने पर ट्रंप इंतजामिया को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन इस फैसले के बाद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को जबरदस्त कामयाबी करार दिया है। The fact that today's Supreme Court ruling just coming out, a tremendous success, a tremendous victory for the American people and for our Constitution. This is a great victory for our Constitution. We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure. लेकिन समाजी इदारे इसे अमेरिकी जस्टिस सिस्टम की बड़ी नाकामी बता रहे हैं। That's an easy case. It should have been an easy case for this court. And instead, they failed. They failed to stop it, and I think it's going to go down in history as one of the great failures of the Supreme Court when confronted with a difficult question. And again, that's something that the Constitution prevents him from doing, and that the Supreme Court should have recognized is unconstitutional. The fact that they didn't do it is a great disappointment. इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद ने कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी और मायूसी का इजहार किया। मुजाहरे में इंसानी हकूक से वाबस्ता अफराद के साथ साथ डेमोक्रेट्स पार्टी के अरकान भी शामिल थे। It's not about the Supreme Court. It's about 33% of this country that supports the president. They support racist politics. It's not just this ban, it's the separating the children. It's a lot of their policies. And there's 33% of the country that doesn't support that, and there's 33% of the country that needs to wake up. And that's who needs to see what's going on, and people can't sit this one out. They need to get fired up, and they need to care. That's the bottom line. I'm ashamed that came out of our country. I want to show that I'm with everyone, that I don't agree with it, and just see what we can do to hopefully do what we can to change and support whoever needs the support. दरअसल अमेरिकी सदर ने इस तनाज़े की शुरुआत 2015 में अपनी सदारती मुहिम के दौरान ही कर दी थी। मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में उन्होंने मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था।
तनकीद होने पर उन्होंने वाजे किया कि उनकी मुराद आर्जी सफरी पाबंदी की थी। सदर बनने के बाद उन्होंने 7 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के शहरियों पर 90 दिन की सफरी पाबंदी आयद कर दी। बाद में इराक और चाड को हटाकर इसमें शुमाली कोरिया और वेनेजुएला को शामिल कर दिया गया। बैन के खिलाफ सिविल राइट तंजीमों ने अदालत का रुख किया। निचली अदालतों से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें आखिरकार ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों ने महाजरीन बच्चों को उनके वालिदैन से अलग किए जाने के मुद्दे को लेकर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अपील दायर की है। मुल्क की 17 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सील्डेन में इस फैसले के खिलाफ अपील की है। अपील में फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा गया कि इसका मकसद लैटिन अमेरिका से आने वाले महाजरीन को नुकसान पहुंचाना है और कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले से बच्चों को उनके वालिदैन से अलग किया जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर ने हुक्मनामा जारी कर इस फैसले को मंसूख कर दिया, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि महाजरीन की कानूनी हैसियत के तआयुन में बच्चों और उनके वालिदैन में को किस तरह से साथ में रखा जाएगा। तो अमेरिका में एक नए तरीके की बहस भी इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ रियासतों ने खासतौर से महाजरीन के बच्चों को उनके वालिदैन से अलग किए जाने के मुद्दे को लेकर के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अपील दायर की है और मुल्क की 17 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीटेल में इस फैसले के खिलाफ अपील की। अपील में फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा गया है कि इसका मकसद लैटिन अमेरिका से आने वाले महाजरीन को नुकसान पहुंचाना है। अब कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले से बच्चों को उनके वालिदैन से अलग किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब अहमद, उनसे बात करेंगे। सर, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, खास तौर से एक आलमी उमूर के माहिर के तौर पर? इसमें ज्यादातर वही मुल्क हैं जिन्हें मौजूदा हुकूमत पसंद नहीं करती। जी, ये मौजूदा हुकूमत की जो पहले मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से जो इस्लामिक मुल्कों कुछ इस्लामिक मुल्कों के लोगों को अमेरिका में बैन किया गया, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो जाहिर सी बात है, कुछ इस्लामी ममालिक भी उस कैटेगरी में शामिल है, लेकिन वो एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रवैया था, जो नस्ल कुशी, एथनिक क्लींसिंग के फीलिंग को देता है, उस पिक्चर को देता है, उसी पर वो बिना है। यानी कहने का मतलब ये कि जो नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज है, हिस्पानिक है, जो सदियों से, जो सैकड़ों, जो सालों से वहां पर रह रही हैं, तो ये एक तरह की जो पॉपुलेशन की जो उसकी जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल ही रेसिस्ट पॉलिसी नेचर है, इस सेंस में कि वाइट जो कम्युनिटी है उसको वो अपील कर रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त अमेरिका में उन लोगों की हुकूमत पर इक़्तिदार में है, वो लोग इक़्तिदार में है जो लोग तमाम इन चीजों को सिक्योरिटी के नजरिया से, सलामती के नजरिया से देखते हैं। उनको कानून और राइट एंड रॉन्ग और जायज नाजायज की तमीज नहीं होती है। तो दूसरी बात यह है कि इस नजरिया से, यानी सिक्योरिटाइज करके देखने के पहले उन लोगों ने सिक्योरिटाइज किया है इसको। ये तमाम कंट्रीज हैं या ये लोग हैं, इनको एक थ्रेट के तौर पर अमेरिका में पेश किया जा रहा है, और वो या तो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, या जॉब मार्केट को थ्रेट है, या व्हाइट सुप्रीमेसी को थ्रेट है, यानी एज ए थ्रेट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जिनके हाथ में हुकूमत है और इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें तो अमेरिका में बैन जिनको किया गया उनमें नॉर्थ कोरिया भी है। क्या माना जाए, ये फैसला भी ट्रंप इंतजामिया के कंट्राडिक्शन को जाहिर नहीं करता? आप देखिए, जो मैं ये कहूंगा कि जो दाखिली पॉलिसी है उसका एक्सटेंशन है, या फॉरेन पॉलिसी है उसका दाखिली हिस्सा है। ये नॉर्थ कोरिया, ईरान है, ये रोग स्टेट्स में अमेरिका के डेफिनेशन के हिसाब से आते हैं जी, और रोग स्टेट से उनका ताल्लुक जो है वो जिस तरह से रखना चाह रहे हैं, रखे हुए हैं, आप एवरीबॉडी जानते हैं, सफारती ताल्लुकात भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दाखिली सलामती के मामलात में जो फिक्र है वही फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहा है। जी, जो फॉरेन पॉलिसी से आ रहा है कि जो नजरिया से देख रहे हैं वही दाखिली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। ठीक है। बदकिस्मती यह है कि वहाँ की जो कोर्ट है, जो अदलिया है, उसने भी इसको इंडोर्स किया हुआ है।
और मैं जो उसको इंडोर्स किया हुआ है, मैं उस इंडोर्समेंट को ठीक है, अदलिया की नाकामी नहीं कह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं उस फिक्र की विक्ट्री है जो अमेरिका के हर डिपार्टमेंट में, हर सूबे में उसी नजरिया से देखा जाता है। ठीक है, और जो वहाँ का अदलिया है उसको वो बहुत ही क्रिटिकली इस चीज को देखने में फेर रहा। उसने ट्रम्प के पॉलिसी को ही सही समझा है, हालांकि ये बात गलत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब अपनी राय रखने के लिए। उधर हॉलैंड पार्लियामेंट के अपर हाउस ने बुर्के पर आयत पाबंदी का कानून पास कर दिया है। नए कानून के मुताबिक स्कूल, सरकारी दफातर और हॉस्पिटल जैसे पब्लिक प्लेस पर बुर्का या चेहरा ढकने पर पाबंदी आयद होगी। इस बिल को लोअर हाउस ने 2016 में ही मंजूर कर दिया था। नए कानून के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर खवातीन अब हेलमेट और स्काई मास्क भी नहीं पहने सकेंगी और हुकूमत का कहना है कि यह कानून दाखिली सलामती के पेश नजर बनाया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए बनाया गया है। इसमें पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और स्पेन समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने नकाब, हिजाब, बुर्के पर पाबंदी लगा रखी है और नाकिदीन का कहना है कि ये फैसले मजहबी तफरीक फैलाने और मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। यहां एक वक्फा ले रहे हैं, हम लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। जी सलाम पर जंग के सबब अल हुदीदा और आसपास के इलाकों से सना पहुंच रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जान बचाकर सना पहुंची और रोज बरोज इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इन मुहाजिरीन को हुदीदा सना रोड पर वाक़े अबू बकर अल सिद्दीक स्कूल में ठहराया गया है और स्टेशन के लिए स्कूल के बाहर मुहाजिरीन की लंबी कतार लगी हुई है। इन लोगों को इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल के तौर पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है और इसी बुनियाद पर इन्हें इमदाद हासिल होगी। सना पर इस वक्त हौसियों का कब्जा है, लेकिन मकामी इंतजामिया के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इन सभी के लिए रहने और दूसरी चीजें फराहम कर सके। इधर शाम में बशर अल असद हामी फौज ने जुनूबी हिस्से में पेशकदमी करते हुए 2 कस्बों पर कंट्रोल कर लिया है। माना जा रहा है कि इस कामयाबी के बाद दरा और उसके शुमाली हिस्से में असद मुखालिफ ग्रुप की पकड़ कमजोर हो जाएगी और इन इलाकों पर मुखालिफ ग्रुप का कब्जा था। सरकारी टेलीविजन पर इस हमले की तस्वीरें नशर की गई। ये तस्वीरें दरा के देही इलाके के मशरकी हिस्से की हैं। शाम में इंसानी हुकूक के निगरां ग्रुप अल मुर्सीद के मुताबिक सरकारी फौज ने बशरुल हरीर और मलियतुल अत्श पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए देही इलाकों में बैरल बम गिराए। हमले के सबब हजारों अफराद नकल मकानी करके जाकर सरहदी इलाकों की तरफ कूच कर रहे हैं और अब तक 45,000 से ज्यादा लोग दरा से नकल मकानी कर चुके हैं। इधर शाम में जंगी जराइम के मामलात की तफ्तीश कर रहे कमीशन के चेयरमैन पाउलो पिनहेरो ने आइंदा शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि देही इलाकों के बाद आइंदा दिनों में शामी फौज इदलीब और दरा तक का मुहासरा कर सकती है। फरवरी से लेकर अप्रैल के वस्त तक अलगौता में हुई जंग की रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में जुनूब मगरबी इलाके में बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ सकती है। वाज़ेह की पीर को सरकारी फौज ने दरा में बैरल बम का इस्तेमाल किया था। As grotesque as it is, the use of siege warfare is sadly seen by warring parties as a success story. These tactics have been employed by pro-government forces, armed groups and terrorists, and they are likely to continue to be used in other areas as elsewhere in Syria violence has not abated. Parts of Idlib and Dara may be next. ईरान के सदर हसन रूहानी ने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इक्तिसादी पाबंदी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कौम के नाम अपने पैगाम में रूहानी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से आयद होने वाली मुमकिन पाबंदी का सामना करने में हुकूमत पूरी तरह अहल है और इस हालात से निमटने के लिए सरकार के पास मुतबादिल जराए मौजूद हैं। वाज़ेह की 2 दिन कबल तेहरान में पार्लियामेंट के बाहर हजारों ताजिरों ने रियाल की कम होती कीमत पर जबरदस्त मुजाहरा किया था और आने वाले दिनों में रियाल की वैल्यू मजीद घटने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जौहरी मामले को लेकर के आलमी ताकतों के साथ हुए मुआहदे से अलग होने के बाद अमेरिका दोबारा पाबंदी आयद करने की तैयारी में है। रूहानी ने कहा कि अमेरिका ईरान की इस्लामी हुकूमत का हमेशा से मुखालिफ रहा है और मुख्तलिफ हुकूमतें ईरान को तोड़ने की कोशिश करती रही हैं।
रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार फौज के आला ओहदेदार से लेकर जवान तक सभी ने हतक आमेज और इंसान मुखालिफ रवैया अख्तियार किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन इल्जामात की तस्दीक करते हुए कहा कि इन जराइम के लिए सभी कसूरवारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पूरे मामले की जांच के बाद एमनेस्टी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आम शहरियों के साथ जो सलूक किया गया वो बेहद शर्मनाक है। एमनेस्टी ने सिक्योरिटी काउंसिल से इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंपने की अपील की है। एमनेस्टी ने म्यांमार के खिलाफ असलहे और इक्तिसादी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। हालांकि म्यांमार सरकार इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मलेशिया पुलिस ने दावा किया है कि नजीब के घर से 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मालियत के जवाहरात, घड़ियां और हैंडबैग बरामद किए गए हैं। वाज़ेह कि नजीब के खिलाफ गबन, रिश्वत और धोखाधड़ी का केस चल रहा है और मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस एहलकार अमर सिंह के मुताबिक साबिक पीएम के 6 ठिकानों से तलाशी के दौरान ज्वेलरी और 12,000 के करीब पीस पाए गए हैं। So the total cost of all the items, the retail price will be touching 910 to 1.1 billion ringgit. That's the total value of the items seized. बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंपों में पीने के साफ पानी की किल्लत मुसलसल बढ़ती जा रही है और इन कैंपों में साफ पानी हासिल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। वाटर सप्लाई मुस्तकिल न होने की वजह से लोगों को पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना पड़ रहा है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास खास तौर से पानी स्टोर करने के लिए 2 से ज़्यादा कंटेनर हैं। पानी भरने के लिए ट्यूबवेल और नल के पास हर वक्त औरतों और बच्चों की भीड़ लगी रहती है। दो दहाई तक चले जंग के खात्मे के बाद इथियोपिया और इरिट्रिया के बाहमी रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई देने लगी है। गुज़िश्ता दिनों अदीस अबाबा पहुंचने पर वजीर आजम अबिय अहमद ने इरिट्रियाई वफ्द का पुरजोश इस्तकबाल किया। इरिट्रिया वफ्द की क़यादत कर रहे वजीर खारजा उस्मान सालेह को फूलों का हार पहनाकर उन्हें खुशामदीद कहा गया। लेबनान के ब्राउमाना में अब मर्दों के साथ साथ लड़कियों ने भी ट्रैफिक निज़ाम संभालना शुरू कर दिया और वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। ब्लैक शर्ट्स और रेड कैप पहने लड़कियां बड़े आराम से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही हैं। अभी ये शुरुआती मरहला है, इसलिए मर्द ट्रैफिक एहलकार भी उनकी मदद कर रहे हैं और ये लड़कियां सोसाइटी पुलिसिंग का हिस्सा हैं, जिसे मकामी बल्दिया की पहल पर शुरू किया गया है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, यहां पर लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज और हम अब बात करेंगे अब आलमी फुटबॉल कप की। आलमी कप में तीसरे और चौथे प्री क्वार्टर फाइनल की लाइन अप भी तैयार हो गई है और तीसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और फ्रांस आमने सामने होंगी, जबकि चौथे मुकाबले में क्रोएशिया और डेनमार्क की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। आखिरी लीग मैच में अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को और क्रोएशिया ने आइसलैंड को 2-1 से हराया। ग्रुप सी में फ्रांस और डेनमार्क का मैच बगैर किसी गोल के खत्म हुआ। क्रोएशिया ने मुसलसल तीसरी जीत के साथ ग्रुप डी में पहली पोजीशन हासिल की। अर्जेंटीना के लिए मुश्किल पैदा करने वाले आइसलैंड की टीम ने पहले हाफ में बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन सेकंड राउंड में पहुंचने की उसकी उम्मीद दूसरे हाफ में खत्म हो गई। मिलान बादल ने 53वें मिनट में गोल कर क्रोएशिया का खाता खोला। पहली दफा आलमी कप खेल रहे आइसलैंड को 76वें मिनट में बराबरी का मौका मिला। गायल्फी सिगर्डरसन ने पेनाल्टी को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। मैच के आखिरी लम्हे में इवान पेरिसिच के गोल के साथ ही आलमी कप में आइसलैंड का सफर थम गया। इस जीत के साथ ही क्रोएशियाई टीम उरुग्वे के बाद ग्रुप के तीनों मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। प्री क्वार्टर फाइनल में अब क्रोएशिया का मुकाबला डेनमार्क से होगा। सेंट पीटर्सबर्ग का यह मैच अर्जेंटीना के लिए करो या मरो की कैफियत वाला था। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर माने जाने वाले मेसी की साख दांव पर लगी हुई थी। मेसी के लिए यह मैच किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं था। बिलाखिर वो इस टेस्ट में कामयाब हुए। आइसलैंड के खिलाफ पेनाल्टी मिस करने वाले मेसी ने 14वें मिनट में ही अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी। पिछड़ने के बावजूद नाइजीरियाई टीम मुश्किल हरीफ साबित हुई। नाइजीरियाई फॉरवर्ड लाइन को रोकने के लिए अर्जेंटीना को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी।
लेकिन 51वें मिनट में वो उन्हें बराबरी करने से नहीं रोक पाए। अहमद मूसा ने बड़े आराम से गोलकीपर को बीट कर दिया। नाइजीरिया ने इसके बाद भी हमला जारी रखा, लेकिन खराब फिनिशिंग की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए नाइजीरिया को यह मैच ड्रा कराना था, लेकिन आखिरी वक्त में मार्कोस को तन्हा छोड़ना उन्हें महंगा पड़ गया। मार्कोस ने खूबसूरत वाली के जरिए गोल कर अर्जेंटीना को सेकंड राउंड में पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला फ्रांस से होगा। सेकंड राउंड के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके फ्रांस ने लीग के आखिरी मैच में अपने स्टार खिलाड़ियों पोग्बा, क्वारंटाइन और मातोदी को बेंच पर बिठाने का फैसला किया। बावजूद इसके फ्रांस के पास कई ऐसे खिलाड़ी थे जो डेनमार्क के कमजोर डिफेंस का फायदा उठा सकते थे, लेकिन दोनों ही टीमों ने दिफाई हिकमत अमली अख्तियार की। इस दौरान दोनों ही टीमों को गोल करने का एक आध मौका भी मिला, लेकिन गोलकीपर की मुस्तैदी के सबब वो गोल नहीं कर पाए। लीग राउंड का यह पहला मुकाबला था जिसमें कोई गोल नहीं हुआ। ड्रा के साथ ही डेनमार्क भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ग्रुप सी का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पेरू के दरमियान खेला गया। बड़ी मार्जिन से जीत और डेनमार्क की शिकस्त के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ उम्मीद पैदा हो सकती थी, लेकिन पेरू के सामने कंगारू कमजोर हरीफ साबित हुए। सोची में खेले गए इस मुकाबले में पेरू ने 18वें मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली। आंद्रे कोरिलो ने खूबसूरत वाली के जरिए मैच का पहला गोल किया। और इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें प्रशांत जी, तो एट लास्ट अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच ही गया है। अर्जेंटीना मुश्किल से पहुंचा और इस स्टेज पर ये कैसा साइन है? ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये अर्जेंटीना पहला वाला जो वर्ल्ड चैंपियन था, ये टीम के लिए होल वर्ल्ड थोड़ा तैयार देखने के लिए तैयार था, लेकिन पहला वाला जो मैच खेला उस खेलने की देखने का बाद सबने सोचा है कि ये अर्जेंटीना टीम इतना खराब खेला जी, किसी का पता नहीं था कि ऐसा क्यों खेला है। और सबसे बड़ा चीज है, मेसी जो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, 1 नंबर वर्ल्ड का, वो भी पेनाल्टी मिस किया और खेला इतना खराब। तो हम लोग सोचा कि ये अर्जेंटीना टीम अगर क्वालिफाई करेगा ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन काल जो मैच देखा बहुत बढ़िया मैच। पहले से ही इन्होंने एक साथ जैसे टीम गेम खेलता है, नंबर 1 नंबर 2 है, ये इनिशिएटिव लिया है मेसी ने, और जो गोल किया है ये फैंटास्टिक एक्सीलेंट गोल किया है, जैसा पास वैसा रिसीविंग वैसा गोल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए, जी सलाम पर अपनी अहम राय रखने के लिए। तो वर्ल्ड न्यूज में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर।